ओके। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास के लिए लेक्चर से। पहला लेक्चर है हमारा, दैट इज अबाउट द कोल्ड वॉर। पहले अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे, कोल्ड वॉर है क्या है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ये जानना है कि हिस्ट्री पे जाना है, ठीक है ना। हिस्ट्री पे जाना है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे, ठीक है ना। ओके, ये कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वाज मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, मल्टीपोलिटी क्या थी कि देयर वर द डिफरेंट सुपर पावर्स ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। तो जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दैट हैज बीन इन 1939 एंड एंडेड इन 1945, ठीक है ना। उस दौरान कुछ पावर्स थे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन था, फ्रांस था, ठीक है ना। ब्रिटेन था, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस था, यूएसए था, रशिया था, ठीक है ना। तो कुछ पावर्स क्या हो गए, वो बहुत कमजोर हो गए ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो उसमें कुछ क्या है कि ब्रिटेन वो कमजोर हो गया, वरना वो भी एक पावरफुल मुल्क था। फ्रांस भी पावरफुल मुल्क था, वो कमजोर हो गए, ठीक है ना। क्योंकि एक वार हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस पावर्स एंड अलाइड पावर्स, ठीक है ना। एक्सेस पावर्स में कौन कौन आता था, फॉर एग्जाम्पल इटली आते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। और उन्होंने एक एक्सेस पावर मतलब एक ब्लॉक क्रिएट किया, एक अलायंस उन्होंने बनाए, तो उसको कहते हैं एक्सेस पावर्स। उस दूसरी साइड से कौन आता था, इन हिस्ट्री वी कॉल देम एलाइड पावर्स। उसमें आता था फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन आता था, फ्रांस आता था, यूएसए आता था और यूएसएसआर आता था, ठीक है ना। तो एक वॉर हो गया इन दो अलायंस के दरमियान, तो उसको हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो कुछ कुछ ही बाद में जब ये एंड ये वॉर हुआ, तो इसमें बहुत से नुकसान हो गया। फॉर एग्जांपल इसको ना जर्मनी को उसको मतलब हटा दिया गया, हिटलर को मतलब ही हैज कमिटेड द सुसाइड। तो उसके बाद क्या हो गया कि कुछ पावर से रह गए, फर्ज इटली भी तो वो भी कमजोर हो गई, ब्रिटेन भी कमजोर हो गया, फ्रांस भी कमजोर हो गया। तो आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी कैन से आफ्टर द 1945, तो दो पावर्स रह गए, दो सुपर पावर्स। वन साइड देयर वाज अ यूएसए, on the other side there was यूएसएसआर। टू ब्लॉक्स, यानी कि दो ब्लॉक्स वजूद में आ गए, यूएसए एंड यूएसएसआर। मगर इन मतलब दो ब्लॉक्स के अंदर एक मतलब इनकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी थी। फॉर एग्जांपल यूएसए सपोर्ट करता था कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को, यूएसएसआर सपोर्ट करता था कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को। ओके, ये जो आइडियोलॉजीज को इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने दो ब्लॉक्स किए। फॉर एग्जांपल इन यूएसएसआर ब्लॉक में यूएसएसआर ब्लॉक में देयर वर द 8 स्टेट्स, देयर वर द 8 स्टेट्स। ओके, या किताबों में मतलब वेरिएशन हो सकता है, कुछ बुक्स दिखाते हैं में 9 स्टेट्स थे। ओके, और यूएसए में मतलब कुछ स्टेट्स थे। ये मतलब अपने अपने मतलब इन ब्लॉक्स के अंदर अपने अपने आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करते थे, ठीक है ना। तो इन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इनके दरमियान एक फितना बर्पा हुआ, दैट इज कॉल्ड इन हिस्ट्री और इन पॉलिटिकल साइंस वी कॉल दैट कोल्ड वॉर। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएगी, ये कोल्ड वॉर क्या था। Cold War is an ideological war between USA and USSR. It is an ideological war between USA and USSR, which emerged after the end of the Second World War. Which emerged after the end of the Second World War. Okay. This term was used first by Bernard Burch. इसको बर्नार्ड बर्च ने इसको पहले इस्तेमाल किया है, and popularized by Professor Lippmann. Popularized by Professor Lippmann. Okay. अगर मतलब इसके मुताबिक मुख्तलिफ डेफिनेशन आते हैं, मुख्तलिफ ख्याल आते हैं, ये है क्या। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डाइवर्स व्यूज अबाउट द कोल्ड वॉर। फॉर एग्जाम्पल इट इज डिफाइंड आल्सो द strained and tense relationship between the two blocks. स्ट्रेंथ एंड टेंस, इनकी जो सख्त रिलेशनशिप हो गई, सख्त ताल्लुका जो मतलब खड़ा हो गए किसके दरमियान, दो ब्लॉक्स के दरमियान। क्योंकि जब दो ही कॉम्पिटिटर्स रह गए इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो उनके दरमियान एक फितना बर्पा हुआ। उस फितने ने क्या, इनकी जो रिलेशन थी वो सख्त बना दी। दैट इज व्हाई इट इज डिफाइंड एज आल्सो द स्ट्रेंथ एंड टेंस रिलेशनशिप बिटवीन द टू ब्लॉक्स, ठीक है। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता है, इसके बारे में एक डेफिनेशन देता है। वो कहता है इट इज अ ब्रेन वॉर, इट इज अ ब्रेन वॉर, nerve war and the war of propaganda and the war of propaganda. ये ब्रेन वार था। दैट मीन्स ये दो जो ब्लॉक्स थे, ये मतलब प्लानिंग करते थे एक दूसरे के खिलाफ कि कब हम इसको कमजोर करें,
मतलब यूएसए चाहता था कि मैं कब इसको यूएसआर को कमजोर करूं, और वाइस वर्सा, वैसे वहां से भी रेस्पॉन्ड देता था कौन, यूएसएसआर। वो कहता है कि मैं कब किस तरीके से इसको क्या करूं, कमजोर करूं, कब इसके ऊपर मतलब इसके मतलब अंदर जो एरिया आते हैं, जो स्टेट्स आते हैं, उनको मैं अपने गर्भ के अंदर कैसे लाऊं। ओके, ब्रेन वार, इट वाज अनदर वार, इट्स द वार ऑफ प्रोपेगेंडा। ये एक दूसरे के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाते थे। प्रोपेगेंडा क्या होता है, इट इज द इंफॉर्मेशन which is used to promote to any cause, to promote any motive, कोई मोटिव को बढ़ाने के लिए उसको मतलब इस्तेमाल किया जाता है। एक टेक्निक होती है जो एक कंट्री फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करता है ताकि ये दूसरे मतलब कंट्री पे क्या अपना इन्फ्लुएंस डाले या उसके लोगों पे इन्फ्लुएंस, दैट्स कॉल्ड प्रोपेगेंडा। फॉर एग्जांपल अगर कोई टूथपेस्ट बनता है, अगर मैं प्रोपेगेंडा के लिए एग्जांपल दूं, कोई टूथपेस्ट बनता है, दूसरा कोई टूथपेस्ट अगर बने तो वो उसको एडवर्टाइजमेंट जब बार बार देते हैं ताकि हम इन्फ्लुएंस डालें, हम डोमिनेट करें उस दूसरे किसको, टूथपेस्ट पे। ये एग्जांपल थे किसके लिए, प्रोपेगेंडा। वो एडवर्टाइजमेंट क्यों, वो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, वो प्रोपेगेंडा होता है ताकि हम दूसरे उस टूथपेस्ट पे क्या अपना इन्फ्लुएंस डाले, और हमारा जो ये मार्केट है इस फॉर एग्जांपल ये टूथपेस्ट के लिए ये मार्केट अच्छा बन जाए। यही प्रोपेगेंडा होता है। इन दोनों ने हमेशा क्या एक प्रोपेगेंडा चलाया एक दूसरे के खिलाफ। फॉर एग्जांपल कभी कभार रशिया क्या करता था, फॉर एग्जांपल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अगर हम एग्जांपल लेंगे तो उस वक्त उसने चाहा कि मैं क्या मिसाइल मतलब मैं पोलैंड को क्या क्यूबा को मैं क्या बेस बना दूं अपने मतलब मिसाइलों के लिए, ठीक है ना, ताकि वो किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाले, यूएसए के ऊपर, ठीक है ना। या इट इज आल्सो डिफाइंड, इट इज अ वॉर which was not fought in actual ground। ये एक्चुअल ग्राउंड में ये नहीं मतलब इन दोनों ने नहीं लड़ा एक्चुअल ग्राउंड में, इन दो कॉम्पिटिटर्स ने आपस में नहीं लड़ा है, अपने अपने मतलब रीजन्स के अंदर क्या इन्होंने एक प्रॉक्सी वार चला दिया। प्रॉक्सी वार कहता है उस वार को ना, मतलब जब वार चलाया जाए एक मुल्क से, मगर मतलब वो मतलब एक मतलब कोई ग्रुप उस मुल्क के फेवर में काम करता है, वो डायरेक्टली उसमें कंपटीशन नहीं करता, उसको पार्टिसिपेंट उसमें उस वार में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो दैट्स कॉल्ड प्रॉक्सी वार, जैसे इंडिया कहते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज प्लेइंग द प्रॉक्सी वार इन कश्मीर, ठीक है ना। ओके, तो इट इज अ वॉर विच वाज नॉट फोर्ट इन एक्चुअल ग्राउंड। ये एक्चुअल ग्राउंड में नहीं लड़ा इन दो ब्लॉक्सों ने, तो उन्होंने क्या किया, but fought in the minds of man in which one tries to control over the minds of other। ये एक मतलब बंदे के जहन में चल रहा था, जिसमें एक मतलब क्या कर रहा था, एक ये चाहता था कि मैं दूसरे के माइंड पे कंट्रोल करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल स्टालिन चाहता था मैं किस पे इन्फ्लुएंस डालूं, मैं किसके माइंड को कंट्रोल करूं। फॉर एग्जांपल ट्रूमैन को मैं कंट्रोल करूं, या खुरुश्रोव ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको मैं कंट्रोल करूं, उसका दिमाग में कंट्रोल करूं, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल ये जॉन डूलिस वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो चाहता था कि हम स्टालिन को कैसे मतलब क्या उसको कैसे सप्रेस करें, उस पे उसकी पॉलिसी पे कैसे इन्फ्लुएंस करें, उसकी आइडियोलॉजी पे कैसे हम इन्फ्लुएंस करें। इट वाज अबाउट द कोल्ड वॉर। क्या था शॉर्ट में आप लोगों ने क्या जाना कि इट वाज आइडियोलॉजिकल वॉर। ये आइडियोलॉजी क्या थी, इट वाज अ वॉर बिटवीन द कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म है। यूएसआर किसको सपोर्ट करता, वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। ये कम्युनिज्म आइडियोलॉजी क्या है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी इज दैट आइडियोलॉजी which says that every means of production, means of distribution must be controlled by the government, that means everything must be nationalized। हर एक चीज, हर एक इंडस्ट्री, ठीक है ना, हर एक अदारा, ठीक है ना, वो किसके अंदर रहे, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर। मगर ये यूएसए क्या कहता था कि नहीं, ये आइडियोलॉजी एक इंसानियत को ये फायदा नहीं दे सकती है। तो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, दैट इज आल्सो कॉल्ड द लिबरल इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी को वो सपोर्ट कर वो कहते थे कि नहीं, हर एक बंदे के पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि उससे कौम क्या करे, तरक्की कर सके, दुनिया का हर एक कौम तरक्की कर सके। वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे मगर वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो इन दोनों के दरमियान ये फितना बर्पा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी जो फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने कहा कि हमारी आज जो आइडियोलॉजी है ये दुनिया को फायदा पहुंचाएगी, और ये जो कम्युनिज्म है उन्होंने कहा कि कम्युनिज्म इज अ बार्बरिस्टिक आइडियोलॉजी, ये वहशाना आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, ये हॉरिबल आइडियोलॉजी, ये खौफनाक आइडियोलॉजी है, ये दुनिया को फायदा नहीं पहुंचा सकती। तो मगर यूएसआर ने क्या कहा, ये जो
उन्होंने कभी कभार कहा है कि ये बोर्जोस आइडियोलॉजी है। क्या है बोर्जोस आइडियोलॉजी? इट वाज ए टर्म यूज्ड बाय द कार्ल मार्कस। उन्होंने कहा है कि ये जो फॉर एग्जाम्पल लेनिन ने अपनी आइडियोलॉजी के अंदर बोला कि ये कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी कुछ सेक्शन उसके लिए काम करती है, ये सिर्फ अमीर तबके के लिए काम करते हैं, ना कि गरीबों के लिए काम करते हैं। और हमारी जो आइडियोलॉजी है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, ये क्या, ये आम लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों और मतलब अमीर के दोनों के लिए बराबर काम करते हैं। ये इनइक्वालिटी के बुनियाद पे काम नहीं करते हैं, मगर इक्वालिटी के बुनियाद पे काम करती है। मगर कैपिटलिस्ट मतलब सपोर्ट्स ने कहा कि नहीं, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो दैट इज द टॉर्च बेयरर्स ऑफ लिबर्टी, टॉर्च बेयरर्स ऑफ लिबर्टी। ओके ना, हो गया ये इट वाज या इसके बारे में मुख्तलिफ नजरिया आते हैं। कोई कहता है फॉर एग्जाम्पल इट वाज अ वॉर ऑफ गुड अगेंस्ट द बैड, अगेंस्ट द बैड। ये मतलब फॉर एग्जाम्पल लिबरल सपोर्टर्स ने कहा है इट वाज अ वॉर ऑफ गुड अगेंस्ट द बैड। फॉर एग्जाम्पल गुड उन्होंने किसको बोला? गुड उन्होंने बोला किसको? कैपिटलिज्म को। किसको? कैपिटलिज्म। और बैड बोला कम्युनिज्म को। उन्होंने कहा इट वाज अ वॉर ऑफ रिलीजन अगेंस्ट एथीज्म। फॉर एग्जाम्पल ये जॉन डूलिस ने कहा कि मतलब रिलीजन हमारा ये जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, और ये जो मतलब एथीज्म है, एथीज्म कहते हैं जो वी डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये उसके खिलाफ है, यानी कि कम्युनिज्म के खिलाफ जो वॉर चल गया। मतलब इट वाज अ वॉर फॉर एग्जांपल गुड अगेंस्ट द बैड, इट वाज अ वॉर बिटवीन द रिलीजन अगेंस्ट फॉर एग्जांपल रिलीजन अगेंस्ट द फॉर एग्जांपल एथीज्म। ओके, ये हो गया मतलब इट वाज ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर। इसके मतलब ये आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इमर्ज हुआ इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। ये इट वाज ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर, इट वाज ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर। और फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरी तरह से इसको रिकेप करूंगा कि क्या था, इट वाज इमर्ज, अगर आपको याद रखना है, it emerged in the global politics. It is not the domestic politics issue, okay, it's a global politics issue. तो ये emerge हुआ after the second world war, ठीक है ना, क्योंकि after the second world war only two superpowers emerged in global politics, that was USA and USSR, ठीक है ना। it was an ideological war। आइडियोलॉजी कौन कौन थी? एक तो थी कैपिटलिज्म और दूसरी साइड थी कम्युनिज्म, ठीक है ना। या मैं दूसरी डेफिनेशन, इट वाज अ वॉर बिटवीन द टू सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल बोर्जस डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। ओके, इट वाज अ वॉर बिटवीन द टू ब्लॉक्स यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है ना, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। या इट वाज अ वॉर, ये केपी मैनहन कहता है, इट वाज अ वॉर बिटवीन द टू पर्सन, जॉन ड्यूलिस के दरमियान एंड स्टैलिन के दरमियान है। इट वाज ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर। या मुख्तलिफ व्यूज इसके बारे में आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेमिंग वो कहता है इट वाज अ वॉर व्हिच वाज नॉट फॉट इन एक्चुअल फील्ड, या ये एक्चुअल फील्ड में नहीं लड़ लिया गया। या फॉर एग्जांपल इट वाज अ वॉर इन व्हिच नो बुलेट वाज फायर्ड, जिसमें एक गोली भी मतलब यूज नहीं की गई इन दो कंप्यूटर्स के दरमियान, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक मतलब एक बंदा मतलब चाहता था कि मैं दूसरे बंदे के दिमाग पे कंट्रोल करूं। इट वाज ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर, ठीक है ना। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो इस कोल्ड वॉर के बारे में, वो मतलब हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम इसको अच्छी तरीके से जवाब देंगे, ठीक है ना। ओके, इट वाज ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर।